नमस्ते बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका वेन ऑफ फैक्टर का जो कैलकुलेशन था हमारा I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। रिमेम्बर वेन ऑफ फैक्टर को हमने I से डिनोट किया था, याद होगा आपको। ये I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, जहाँ पे I क्या है, वेन ऑफ फैक्टर है। वेन ऑफ फैक्टर क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। वेन ऑफ फैक्टर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो यदि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है। तो आइए, आपने अल्फा को जाना है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये जो आपका n है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो ध्यान रहे, हमने बोला है मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन के वास्ते जो वेन ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन आया है, यह कैलकुलेशन है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, जहां अल्फा को आप क्या कहते हैं माय डियर, इसको आप कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो आपको मिला है डिसोसिएशन के बाद में। अब देखिए, हम इसी कैलकुलेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं, और हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स के लिए ही हम मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन की बात करते हैं, जो कि हमारे सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट कर जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा आयंस बनाते हैं। अब आइए, तो यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और दिया हुआ है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में परसेंटेज आयोनाइजेशन, तो ये जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है जो 100% आयोनाइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप सभी जानते हैं, ये वाटर में जाने के बाद 100% आयोनाइज कर जाते हैं। तो माय डियर, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम इसके लिए वेन ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला का यहाँ पे दिया हुआ है I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ से पहले KCl को आयोनाइज करके देखना होगा कि कितना मोल हमें आयंस मिल रहा है, और फिर हम अल्फा का वैल्यू यहाँ जो 100% दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 100/100, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये अल्फा का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है, और नंबर ऑफ मोल्स आयंस का पुट करना है, तो हमको निश्चित रूप से कैलकुलेट होके आ जाएगा परसेंटेज आयोनाइजेशन। तो जरा सा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखेंगे आप। हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो अल्फा है वो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो यदि वो आयोनाइजेशन का परसेंटेज 100 है तो ये 100/100 हुआ, यानी कि अल्फा का वैल्यू हो गया 1। तो अल्फा का वैल्यू 1 है। अब आप जरा देखिए, जब आप KCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl माइनस। इसका मतलब ये आपका 1/2 मोल मिलने वाला है। तो याद कीजिए, n का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 2, n का वैल्यू हो गया 2। तो जब हम फॉर्मूला में यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, यदि हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 प्लस n का वैल्यू है हमारा 2 माइनस 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा जो कि है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 इज
इक्वल टू 2। इसका मतलब ये वैन डर फैक्टर का जो वैल्यू हमारा हुआ वो कितना हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसी तरह से यदि आप इसका कैलकुलेट करना चाहेंगे कैल्शियम नाइट्रेट का, तो हमें अल्फा चाहिए और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो फिर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे माय डियर? तो देख लीजिए, कैल्शियम का यहाँ क्या है 1, नाइट्रेट का कितना है 2, तो 2 और 1 कितना 3, तो हमारे प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया 3। और ये 60% आयोनाइज्ड है। 60% आयोनाइज्ड होने का क्या मतलब हुआ? 60% आयोनाइज्ड होने का मतलब होता है 60 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.6। और ये 0.6 अपना अल्फा है और नंबर ऑफ मोल हमारा 3 है। तो हम वैन डर फैक्टर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा 1 और प्लस n का वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 1 2 और अल्फा का वैल्यू 0.6। तो ये अल्फा का वैल्यू 0.6 है, ये 1 है, ये 3 माइनस 1 2 है। तो कितना हो जाएगा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस 0.6 2 जा 1.2 इट मीन्स 2.2। तो ये जो हमारा आंसर होगा कैल्शियम नाइट्रेट के लिए वो कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैन डर फैक्टर कैलकुलेट करने वाले हैं। जरा एक बार आप सोच के देखिए मेरे साथ साथ कि क्या होता है। ये हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए आपके पास है Ni2SO4 निकेल 2 सल्फेट। तो ये देखिए निकेल का हमारा 2 मोल्स आयन मिलेगा, सल्फेट का 3 मोल आयन मिलेगा। तो 3 और 2 कितना हो गया 5। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट वाले कितने हो गए 5। और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 40%। 40% का मतलब क्या होता है 0.4। तो ये 0.4। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस, याद कीजिए अल्फा का वैल्यू आपका क्या होगा। अल्फा का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये है आपका 0.4, n-1 n है 5 माइनस 1 4 इंटू 0.4। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.6 इट मीन्स 2.6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.6। तो क्या आप इसी तरीके से बाकी सबों को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये जो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स है वो आपको प्रोडक्ट का लिखना है और फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, अल्फा का जो वैल्यू दिया हुआ है उस अल्फा का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना होगा और तब आपको वैन डर फैक्टर मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन के वास्ते कैलकुलेट होके आ जाएगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, मैं उसको सिखाना चाहूंगा। बाकी सब आप खुद से कर लेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा वैन डर फैक्टर का। नेक्स्ट देखिए हमारा इस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ताकि आप जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सके। मैं आपको यहाँ डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। ऐसा लिखा हुआ है A2 और B7, ये है आपका केटाइन और ये है आपका एनाइन, और इसके बारे में लिखा हुआ है ये 30% आयनाइज्ड है। तो फिर अल्फा का वैल्यू हो गया 0.3 और मुझे I का वैल्यू पता नहीं है। हम कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से सुनिए।
ये जब नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 2 मोल ए वाला मिलेगा और 7 मोल बी वाला मिलेगा। तो 7 और 2 कितना हो गया 9। तो हमारा आई का जो वैल्यू होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 + n-1 इंटू अल्फा। ऑब्वियसली यहाँ पे n का वैल्यू 7 है और अल्फा का वैल्यू 0.3 है, देन आप i का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 1 + n 7 - 1 इंटू 0.3। तो 1 + 6 इंटू 0.3 इट मीन्स 1 + 1.8 इट मीन्स 2.8। ये है हमारा रैंक ऑफ फैक्टर का वैल्यू। तो ये हमारा रैंक ऑफ फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट हो गया 2.8। आप देख रहे हैं हुजूर कि हर बार जो आपको रैंक ऑफ फैक्टर कैलकुलेट हो गया रहा है ये हमेशा 1 से ग्रेटर है। तो मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन के केस में रैंक ऑफ फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा। तो ध्यान दीजिए हमारे पास जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन है, इस मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन के वास्ते हमेशा प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स 1 से ग्रेटर होगा और हमारा जो रैंक ऑफ फैक्टर का वैल्यू है वो भी हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। ये तय है। मान लीजिए कुछ और भी इसी तरह का एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है A3 और B7, यहाँ दिया हुआ है 20%। आप निश्चित रूप से 0.2 बोलेंगे और इसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए X3 और Y5 दिया हुआ है, ये बोला 60% आयोनाइज्ड है, तो ये 0.6 हो गया। तो निश्चित रूप से आपका रैंक ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको जो है समझने वाली बात है, हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पास है परसेंटेज आयनाइजेशन, ये है अल्फा का वैल्यू और ये है रैंक ऑफ फैक्टर का वैल्यू। तो माय डियर थोड़ा सा प्रयासरत रहिए और इस तरह से आप कैलकुलेशन करते रहिए। ये आपका जो है मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन के वास्ते जो हमने यहाँ पे रैंक ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन किया है वो हमने आपको सिखाया है। और एक और भी बात मुझे याद आ गया, जो हमारे 12th क्लास का रिजल्ट निकला है, जो मेरे पास का अभी जो इंफॉर्मेशन आया है, केंद्रीय विद्यालय की एक बच्ची जो कि 99 मार्क्स केमिस्ट्री में लाई है। केवल केमिस्ट्री में ही नहीं, उसका फिजिक्स में भी 99 है, बायो में भी 99 है, केमिस्ट्री में भी 99 है, इंग्लिश में 95 है, पेंटिंग में 100 है, बायोटेक में 99 है। इसलिए आप सभी जो है जो भी हमारा लेक्चर देखते हैं, कम से कम आप बढ़िया से पढ़िए जरूर और देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या सफर कर रहे हैं और क्या आप पा रहे हैं। इसीलिए हमने आपको बोला है कि ये तो हमारा बार बार हम कहते आ रहे हैं कि ये हमारा लिविंग कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी जहाँ तक हमारे तरफ से सहयोग हो सकता है मैं अपना बेस्ट देने का आपको प्रयास करता हूँ। इसलिए माय डियर मैं आप सबों को बोलता हूँ कि आप वीडियो जरूर देखें, 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि यदि आपका ये खुलता है इंस्टीट्यूट तो उसमें क्या होगा, आपको पहले से पढ़ा हुआ रहेगा, तो हमें जो है कम मेहनत करना पड़ेगा और आपको चूंकि समय भी थोड़ा कम रहेगा, इसीलिए आपको जो है पहले से थोड़ा रेडी रहना है, तैयार रहना है, पढ़ लिख करके थोड़ा सा दुरुस्त रहना है। आइए अब हम ये मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन की बात आपसे किया हूँ, अब मैं दूसरा केस 2 में लिखा हूँ कैलकुलेशन फॉर द रैंक ऑफ फैक्टर
during the molecular association. So till now we were discussing about the molecular dissociation and the calculation for the Van 't Hoff factor for the molecular dissociation. But now we have to go through the calculation of the Van 't Hoff factor for the molecular association. What happens in the case of molecular association? The number of moles of the resulting molecule decreases. आपने सोचा था कि हमने 5 मोल्स डाला हुआ है और वो मान लीजिए कि 1 मोल में कन्वर्ट हो जा रहा है सॉल्वेंट में, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो याद कीजिए ये हमारे पास है केस 2, कैलकुलेशन फॉर द वैन हॉफ फैक्टर ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के समय जो हमारा वैन हॉफ फैक्टर है उसका हमें कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे आप जरा सा ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन फॉर द वैन हॉफ फैक्टर ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। हमने अभी तुरंत बोला है आपको कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो देखिए हमने माना है थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल, जैसे ये आपका यहाँ n मोल है, n मोल से ये 1 मोल हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 मोल है। अच्छा ये तो हमारा इक्वेशन बोल रहा है, हमने ये सोच करके डाला कि ये 1 मोल है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये सोच करके डाला कि ये 1 मोल है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है 1 मोल और ये हमारा प्रोडक्ट क्या है 0 मोल है। वो उस समय की बात है जब एसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था। सो बिफोर द अटेनमेंट ऑफ एसोसिएशन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट वाज 1 मोल। हमने माना, हमने जो थ्योरेटिकली दिया, और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कुछ भी ना है, 0 है, क्योंकि अभी तो ये एसोसिएट किया ही नहीं है। कुछ पल के बाद क्या होगा, इसमें से आपका कुछ ब्रेक करेगा, इसमें से कुछ ब्रेक करेगा तो यहाँ कुछ फॉर्म करेगा। तो जरा सोचिए ना, 1 मोल के लिए देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है n मोल, n मोल के लिए बीटा डिकम्पोज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, n मोल के वास्ते बीटा डिकम्पोज कर रहा है। यहाँ तो 1 मोल है ना, तो 1 मोल के वास्ते कितना मिलेगा, बीटा बाई n। ध्यान दीजिए, हमारे पास है ये 1 मोल जो हमने लिया हुआ है थ्योरेटिकली। डिसोसिएशन और एसोसिएशन केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली होता है। तो n मोल के वास्ते आपने बीटा डिकम्पोज किया है, तो फिर 1 मोल के वास्ते बनेगा कितना, तो बीटा डिवाइडेड बाई n। तो हमने लिखा बीटा डिवाइडेड बाई n। तो याद रहे, अब हमारा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल हो गया 1 जो हमने डाला था, और 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n, ये हो जाएगा ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स। आइए, आपने पढ़ा है कि वैन हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। रिमेंबर, हमने अभी आपको बताया माय डियर, ये जो आपका थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल है दैट इज 1 एंड हियर यू आर गेटिंग द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल। सो यू आर गेटिंग observed number of moles, here is n theoretical and here n observed. N observed is equal to 1 minus beta plus beta divided by n। ये दोनों में देख लीजिए ना, ये बीटा आपका कॉमन है माय डियर, बीटा आपने कॉमन निकाल लिया, 1 by n पॉजिटिव है, यहाँ -1 है, तो हमारा फॉर्मूला आ गया n ऑब्जर्व्ड के वास्ते यहाँ पर 1 प्लस 1 by n माइनस 1 इंटू बीटा। ये है n ऑब्जर्व। इस n ऑब्जर्व को आप यहाँ पे रख देंगे
और नीचे हो गया n थ्योरेटिकल। तो n ऑब्जर्व्ड है 1 + 1 / n - 1 × बीटा और थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है डियर 1। तो ये 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है आपको, इसीलिए आपका रैंक ऑफ फैक्टर का वैल्यू मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के लिए 1 + 1 / n - 1 × बीटा के इक्वल होगा। Once more, we are just going to calculate the Van Hoff factor for the case of molecular association. I just assured you at the time of molecular association there occurs decrease in the number of moles of the product. Here the number of moles of the reactant is n. N is always greater than 1, 2, 3, 4, 5, 6, and here 1. 2 mole is going to be changed into 1 mole, 3 mole into 1 mole, 5 into 1, 9 into 1. So there is taking place molecular association. I mean there has occurred decrease in the number of moles of the product. नंबर ऑफ मोल्स अपने प्रोडक्ट का क्या हो गया, चेंज कर गया। चेंज करने का क्या सेंस है, यहाँ घट गया। चेंज करना तो बढ़ना भी होता है, बढ़ जाता तो डिसोसिएशन, घट गया तो क्या हो जाएगा एसोसिएशन। तो आइए हमने 1 मोल लिया थ्योरेटिकली और ये 0 मोल है एट t = 0। 1 - बीटा, ये बीटा है और देखिए m मोल के वास्ते बीटा डिसोसिएट किया तो 1 मोल के वास्ते बनेगा बीटा / n। कब की बात है, एट t = फाइनाइट, जब समय हमारा क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। शुरुआत में 1 मोल था और बाद में 1 - बीटा, तो n मोल के लिए बीटा टूटा है तो 1 मोल के लिए कितना टूटेगा, तो बीटा / n। यहाँ कितना फॉर्म करेगा, सॉरी, तो क्या होगा बीटा / n। तो टोटल कितना 1 - बीटा रिएक्टेंट वाला और फिर बीटा / n प्रोडक्ट वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देन यू आर गेटिंग 1 + 1 / n - 1 × बीटा। और ये हमने I का वैल्यू लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल इज इक्वल टू 1 + 1 / n - 1 × बीटा। बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा क्या था, अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट हियर बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। रिमेंबर, n is total number of moles of the reactants. For the case of the molecular association, mind कीजिएगा, the Van Hoff factor is always less than 1. Here is the remarkable point. In the case of molecular dissociation, what would have taken place? In the case of molecular dissociation, the Van Hoff factor calculated was always greater than 1. You have learned it via lot of examples. तो देखिए हमने आपको फिर से इस बात के लिए, जैसे वहां पे हमने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1 होता है, इसके लिए मैंने a lot of examples आपको सिखाया था और हर हाल में आपको जो वैन हॉफ फैक्टर का कैलकुलेशन आया था that was always greater than 1. And now we have to go through again a lot of examples regarding the molecular association. आइए, ये है हमारा केमिकल्स जो एसोसिएट करता है। अब एसोसिएशन में बात ये है कि क्या 2 मिलकर 1 होता है या 3 मिलकर 1 होता है, 4 मिलकर 1 होता है, 5 मिलकर 1 होता है। तो माय डियर, यदि हमारा 5 मिलकर 1 होता है तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का 5 हुआ। 4 मिलकर 1 होता है तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का 4 हुआ। 3 यूनाइट होके होता है 1 तो वहां पे n का वैल्यू 3 हुआ, 2 हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकेंगे
कि जो डाइमेराइजेशन हो रहा है, तो डाइमेराइजेशन मतलब 2 यूनिट मिलकर 1 हो रहा है, और ये 3 मिलकर 1 हो रहा है, ये 4 मिलकर 1 हो रहा है, ये 5 मिलकर 1 हो रहा है। तो बोलेंगे डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, पेंटामेराइजेशन, हेक्सामेराइजेशन एंड व्हाट यू से। अब देखिए कहता है कि हमारा कोई केमिकल्स दिया हुआ है, फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, कोई और भी ABCD कुछ भी है। इवेंट क्या है, घटना क्या है, घटना ये है कि ये डाइमेराइज कर जा रहा है, ये ट्राइमेराइज कर जा रहा है, ये टेट्रामेराइज कर रहा है, पेंटामेराइज कर रहा है, हेक्सामेराइज कर रहा है, हेप्टामेराइज कर रहा है। और ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन, ये परसेंटेज एसोसिएशन दिया हुआ है, मान लीजिए 80%, 20%, 10%, 90%, 50% एंड 15%। अब मुझे यहाँ पे वैन ऑफ फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक बहुत ही हैंडसम सा फॉर्मूला है जो आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पर, स्माइल दे रहा है, देख लीजिए, यही आपका फॉर्मूला है हमारे लिए। अब आप सोचिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। मेरे पास I का वैल्यू है 1 + 1/n - 1 × बीटा। n = डाइमेराइज किया तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितना हो जाएगा 2। ये जो आप n देख रहे हैं ये नंबर ऑफ मोल्स है किसके वास्ते, ऑफ दी रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के वास्ते। याद कीजिए डिसोसिएशन में होता था प्रोडक्ट के वास्ते। और बीटा को कहते हैं मॉलिक्यूलर, जो देख रहे हैं यहाँ पे एसोसिएशन का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज एसोसिएशन, इट मींस डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना जुटा, सो कितना कंबाइन किया, सो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया n का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू मुझे मालूम 80% बोलता है। 80% का मतलब 80/100, इसका मतलब 0.80। तो हम I का वैल्यू निकालने वाले हैं 1 + 1/2 माइनस यहाँ क्या होगा 1, और बीटा के लिए 0.80, ऑब्वियसली 1 प्लस ये देखिएगा -1/2 × 0.80, कोई डर नहीं। अब देख लीजिए हमने क्या लिखा है 0.4, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो आ जाएगा 1 - 0.4 = 0.6। तो ये जो हमारा वैल्यू है वैन ऑफ फैक्टर का फिनॉल के वास्ते यहाँ पे आ गया 0.6। क्या आप इसी तरह से इन सबों का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगा वैन ऑफ फैक्टर का वो हमेशा 1 से लेस होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के केस में वैन ऑफ फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होगा, और मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन के केस में वैन ऑफ फैक्टर हमेशा 1 से आपका जो है क्या होगा, आप समझ गए। तो इस तरीके से अब हम मान लीजिए एक और केमिकल हमारे पास है, सपोज कीजिए डी वाला हम बनाते हैं। तो इसका आंसर आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। बस आंसर करना है आपको, फॉर्मूला ध्यान में रखना है दोनों का। हमारे पास है I = 1 + 1/n - 1 × बीटा। ओके, अब देखिए
मेरे पास n है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी यहाँ पे आ गया हम लोग डी पे, तो ये रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल हेप्टा, हेप्टा फॉर 7, तो ये 7 हो गया। बीटा, बीटा इज हियर 15%, नेचुरली 15/100, it means 0.15, therefore I is equal to 1 plus 1/7 minus 1 into 0.15, यहाँ भी आपको लेस देन बनाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से हर केस में आपको जो है कैलकुलेशन करना है वैन हॉफ फैक्टर का। आइए, आपने मेरे से क्या सीखा? आपने मेरे से सीखा कि वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है, और ये वैन हॉफ फैक्टर का कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन और मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के केस में किस कदर कैलकुलेट करते हैं। और ये टॉपिक हमारा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज, तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज इज strictly employed for the electrolytic and associative solute, not for the non-electrolytic and non-associative solute। तो आइए, हमने इतना सारा आपको जो है इंफॉर्मेशन दिया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या रहता है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो वैन हॉफ फैक्टर को हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेट कर देता है। तो आइए हम जरा उस ओर चलते हैं थोड़ा सा। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा जो अल्फा है मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड होता है। तो हमने यहाँ पे नोट लिखा है, आप जरा गौर से देखिए। लेट अस कंसीडर a weak electrolyte, weak electrolyte, हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया है AB, जो कि डिसोसिएट कर जाता है A+ और B-। यदि हम इसके कंसंट्रेशन की बात करें, मोलरिटी की बात करें, पहले से इसका कंसंट्रेशन C लिया गया है। 11th क्लास में भी यानी कि इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया ये 0 है, ये 0 है जब टाइम क्या है, C अल्फा। जैसे वहां लिख रहे थे इसके पहले 1 अल्फा, वो कंसंट्रेशन 1 था, हमने यहाँ 1 नहीं माना तो जरूरी है 1 रहेगा, 2, 5, 9 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे C और C माना। 1 मोल के पास से C अल्फा डिकम्पोज कर रहा है, बट नेचुरल है कि 1 मोल के पास से बनेगा भी C अल्फा, और यहाँ भी 1 मोल, तो ये C अल्फा एट T इज इक्वल टू फाइनाइट। कुछ समय बीतेगा तब की मैं बात कर रहा हूं। तो हम क्या लिखने वाले हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। यदि हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जाता है, आपको A+ का कंसंट्रेशन B- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई AB का कंसंट्रेशन याद आ रहा होगा। यदि आप ऐसा लिखना चाहते हैं, A+ का कंसंट्रेशन कितना आ गया है, A+ का कंसंट्रेशन हमको मिला हुआ है C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। C इज कॉमन,
C into 1 minus alpha. C से C cancel, C alpha square 1 minus alpha. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि आप अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलरिटी आपको पता है, तो आराम से K निकाल सकते हैं। तो यदि हमारा एसिड रहेगा तो एसिड के लिए Ka लिखते हैं और उसके बाद कंसंट्रेशन हम लिखेंगे Ca एसिड के लिए और अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यदि Kb बेस की बात करेंगे तो Cb अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो आप समझ गए हैं, यहाँ पर Ka को हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और Kb को क्या कहते हैं? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। याद रहे, ये हमारे पास है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और ये हमारे पास है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमको अल्फा मिलना है। अल्फा कैसे मिलेगा? जब आई कैलकुलेट करेंगे, वैन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो वैन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, आई से हमको अल्फा मिल जाएगा और अल्फा मिल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा Ka मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है वैन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना, देन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना। So this is your all about the theoretical concept regarding the molecular dissociation, molecular association and apparent molecular masses. अब देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको बनाना होता है, theoretical क्वेश्चन है, What is edema? एक टर्म है edema. What do you mean by edema? आपसे कोई बंदा सवाल करता है इडीमा क्या है, आपका क्या आंसर होगा? व्हाट इज इडीमा? तो कहता है कि वैसे पर्सन जो ज्यादा सॉल्ट खाते हैं, जो ज्यादा सॉल्ट लेते हैं, उनके सेल के अंदर जब सॉल्ट की मात्रा बढ़ेगी तो फिर वाटर की मात्रा भी बढ़ेगी और वाटर का मात्रा बढ़ जाने से इसका सेल स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। यानी कि हम लोग कहते हैं जो आदमी ज्यादा नमक खाता है तो ज्यादा नमक खाने से उसका शरीर फूल जाता है। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बहुत मोटे लोग होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला सलाह देते हैं, उसको सजेशन मिलता है कि आप नमक खाना यदि छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, क्योंकि ये हमने पहले भी कई बार बताया है कि जो हमारा आयंस है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, वाटर को पकड़ के रखता है, सोख के रखता है, होल्ड करके रखता है। जैसे आपने कहा था कि इलेक्ट्रल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रल पाउडर जब आप डायरिया और डिसेंट्री के समय यूज करते हैं तो क्या होता है, वो आयंस देता है, वो आयंस वाटर मॉलिक्यूल को हमारे ब्लड में बनाए रखता है, इसलिए इलेक्ट्रल पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी इडीमा क्या है, यह एक पफनेस है, यह आपका जो है फफोला जैसा हो जाता है, आपका फूला स्वेलिंग हो जाता है आपके सेल्स में ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट। The excess intake of salt causes water retention within the cell. हमारे सेल के अंदर वाटर रिटेन कर जाएगा, वाटर जो है वो आ जाएगा because the ions have the capability to attract water molecules to hold the water molecules. So naturally this cell will be swollen, this cell will be enlarged. And this enlarged condition is known as edema. ये आपका डिजीज के फॉर्म में आपको नाम दिया गया है edema। तो देखिए जब सेल हमारे स्वेल कर जाएंगे,
शरीर भी स्वेल कर जाएगा। इसलिए ज्यादा नमक खाने से आपको शरीर पे असर पड़ेगा, आपका सेल स्वेल कर जाएगा, आपका बॉडी फूल जाएगा और इस कंडीशन को एडिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, जरा ध्यान से सुनिएगा। The people used to take excess salt, suffer with water retention in the cells. Water retention in the cells and causes its swelling. और इसका क्या हो जाता है बुआ जी, स्वेलिंग हो जाता है। और जब स्वेलिंग हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, एडिमा कहेंगे। दिस पफनेस और स्वेलिंग is called edema। इसे आप एडिमा के नाम से जानते हैं। तो आइए, हमने इस लेक्चर में आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है 100%। और इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा। और तब तक के लिए आप घर पे पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।